अरे मुकेश जी आप? मैनेजर साहब कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। कहाँ गायब हो गए? कई महीने हो गए, बैंक आए ही नहीं। वो क्या है कि मैंने अपनी फैक्ट्री थोड़ी दूर शिफ्ट कर ली है और फैक्ट्री स्टार्ट करना, उसमें काम चालू रखना, हम ही जाने हमारा टेंशन। लेकिन मुकेश जी पिछले 6 महीने हो गए, आपके अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन हुए ही नहीं। और जब ऐसी स्थिति आती है तो हम मैनेजर्स की बेचैनी बढ़ जाती है। बीच बीच में आ जाया कीजिए। वो कहते हैं ना, पैसा और इंसान दोनों को घूमते रहना चाहिए। आप सही कह रहे हैं मैनेजर साहब। मिस्टर शर्मा, मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकती हूँ, पर पेपर वर्क काफ़ी है, टाइम लगेगा। लेकिन मुझे अर्जेंटली पैसे चाहिए, ट्रांसफर करने हैं। आई अंडरस्टैंड सर, मैं जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करूँगी। आप एक काम कीजिए, आप ये फॉर्म भर दीजिए, इसे मुझे हमारे बैक एंड ऑफिस भेजना होगा। क्यों, यहाँ ये प्रोसेस नहीं हो सकते? सभी चेंजेस, वेरिफिकेशंस, ये सब हमारे बैक एंड ऑफिस में होते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही आपका फॉर्म वहाँ भेज दूंगी। सब कुछ बैक एंड ऑफिस में ही होने वाला है, तो ये ब्रांच क्यों खोल रखी है? ब्रांच आपकी रिक्वेस्ट देने के लिए है सर, बट डोंट वरी, आई एम एट योर सर्विस। आपका काम जल्दी हो जाएगा। पिछले 10-15 सालों में बैंकिंग का पूरा सिस्टम ही बदल गया है। एक जमाना था जब आपके बैंक का मैनेजर आपके घर के एक सदस्य जैसा था, लेकिन अब हाईटेक बैंकिंग अलग अलग खानों में बट गई है। हर छोटा काम आउटसोर्स किया जाता है। पर्सनलाइज्ड बैंकिंग, कस्टमर सर्विस जैसे शब्द हर पल सुनने को मिलते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि आप हर बार किसी नए कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव से फोन पर डील कर रहे हैं, जो आपको सिर्फ आपके अकाउंट नंबर से जानता है, आपको पहचानता बिल्कुल नहीं है। आज की तारीख में एक बैंक अकाउंट मेंटेन करने का मतलब होता है पिन नंबर्स, केस सेंसिटिव पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चंस, ईमेल वेरिफिकेशंस और न जाने क्या क्या। बैंकिंग वाकई पूरी तरह से बदल गई है, तो जाहिर है कि बैंकिंग में लूट के तरीके भी बदल गए होंगे। एकदम नए तरीके की लूट, ई फ्रॉड। हेलो हेलो, क्या ये मिस्टर हरीश थड़ानी का लैंडलाइन नंबर है? जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? जी, मेरी उनसे बहुत पुरानी पहचान है, कई साल हुए हम टच में नहीं हैं। जी आई एम सॉरी, हरीश जी की डेथ हो चुकी है। ओह गॉड, कब? जी 2 साल पहले। आई एम सो सॉरी मैडम। इट्स ओके। वैसे मेरा नाम मौसमी है, मैं उनकी बहू हूँ। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? जी नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू, बाय। श्योर सर। सर मैं आपकी रिक्वेस्ट अभी प्रोसेस कर देती हूँ, बट सर बैंक आपको 48 आवर्स में रिवर्ट बैक करेगा। सॉरी सर, ये डोरबी एंड स्मॉल बैंक का बैक एंड ऑफिस है, बट मैंने आपका ईमेल जो है वो बैंक के ब्रांच ऑफिस में फॉरवर्ड कर दिया है। बट सर 48 आवर्स तो लगता ही है। सर काइंडली नोट डाउन योर रिक्वेस्ट नंबर, इट्स 5469। हाँ रवि, मैं सब समझ सकती हूँ और मैंने प्रॉमिस किया है ना, मुझसे जो बन पाएगा मैं करूँगी। विद्या, मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं करना चाहता, रियली, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, कोई है ही नहीं बात करने के लिए। डोंट वरी रवि, हम लोग कुछ वर्कआउट करेंगे, तुम इतना टेंशन मत लो। अच्छा सुनो, आज मिल सकती हो? ट्राई करूँगी, काम खत्म हुआ तो ज़रूर आओ। मैं तुम्हारा वेट करूँगा। बाय। आनंद, रवि मेरा दोस्त है। और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ विद्या। आनंद, रवि मेरा बचपन का दोस्त है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। चालाक है वो, यूज कर रहा है तुम्हें विद्या। प्लीज आनंद, 7 साल हो गए, तुम एक ही बात बार बार कहते रहते हो। और कहता रहूंगा विद्या, जब तक तुम्हारी आंखों और अकल पे पड़ी है इमोशनल पट्टियां ना खोल दो। आज तुम एक शादीशुदा औरत हो, हमारे रिलेशन के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी विद्या। हमारी पूरी जिंदगी की प्लानिंग अभी बाकी है, और यह आदमी है कि हमारा ज्यादातर टाइम खा जाता है। आए दिन अपनी कोई नई फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेके वो तुम्हारे सामने आता है, और तुम हो कि बेवकूफों की तरह उसे पैसे देती रहती हो। बस विद्या, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, ठीक है? करती रहो तुम इस रवि की मदद, मैं तुम्हें कभी नहीं टोकूंगा, लेकिन तुम मुझे ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें कभी फोन नहीं किया। $50 लाख? जानता हूँ छोटी रकम नहीं है विद्या, पर तुम तो जानती हो कि हमारे साथ धोखा हुआ है। पैसे माँ के पास ही थे, हमारे खुद के, लेकिन मेरे सगे चाचा ने वो भी हड़प लिया। अब मुझे नया बिजनेस ट्राई करना था, इसलिए मैंने मार्केट से 50 लाख उठा लिया। अब वो लॉस में चला गया तो मैं क्या करूं?
मार्केट से जो पैसा उठा है उसे लौटाना पड़ेगा ना। तुम्हें जॉब नहीं छोड़ना चाहिए था रवि। लाइफ में काफ़ी कुछ नहीं होना चाहिए था विद्या, पर हो गया। पर मुझे आगे की सोचना है। मैं 50 लाख का इंतजाम बिल्कुल नहीं कर सकती। मेरे पास इतने पैसे हैं ही नहीं, और ना मैं अपने पेरेंट्स से मांग सकती हूँ, और आनंद से पूछना तो इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। आई एम रियली सॉरी। विद्या, एक तरीका है, सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या? तुम्हारी कंपनी माइंडस्पीक कंसल्टेंट्स डॉल्बी एंड स्कोल्ड के कंट्री वाइड अकाउंट्स हैंडल करती है ना? हाँ, तो विद्या, मेरे पास एक प्लान है। चेंज ऑफ एड्रेस, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के मसले, फोन बैंकिंग नंबर, नेट बैंकिंग पासवर्ड, देश भर में डॉल्बी एंड स्कोल्ड बैंक की सभी ब्रांचेस के ये सारे प्रोसीजरल काम माइंडस्पीक कंसल्टेंट्स नाम की एक कंपनी और उसकी अलग अलग डिविजन्स हैंडल करती थी, और विद्या इसी कंपनी में एम्प्लॉय थी। विद्या जैसी एग्जीक्यूटिव्स कस्टमर्स के साथ संपर्क रखती थी और उनकी सभी बैंकिंग जरूरतों को पूरा करती थी। विद्या का पति आनंद और विद्या का दोस्त रवि तीनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। रवि बैक एंड ऑपरेशंस के सभी तौर तरीकों से वाकिफ था और उन्हें तोड़ मरोड़ के एक फ्रॉड करने की फिराक में था। कुरियर से आया है। हाँ, पर पापा के नाम 2 साल बाद? अजीब बात है। मौसमी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा को बैंक वालों ने इंटीमेशन लेटर भेजा है चेंज ऑफ एड्रेस के लिए, उनके अकाउंट को लेकर। ये कैसे हो सकता है? वाकई अजीब है। मैं तुम्हारे फादर को बहुत अच्छी तरह जानता था। इसीलिए तो समझ में नहीं आ रहा है सर कि ये सब हुआ कैसे। अगर तुमने एड्रेस चेंज की मांग की नहीं तो तुम्हारे पास ये इंटीमेशन लेटर आया कैसे? सर 2 साल हो गए पापा की डेथ को, और तब से लेकर आज तक मैंने उनके पर्सनल अकाउंट को छुआ तक नहीं है। चेंज ऑफ एड्रेस की बात तो बहुत दूर है, और चेंज ऑफ एड्रेस हुआ भी तो कहाँ? चेन्नई, जिस शहर से हमारा कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। आई थिंक देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग मिस्टर सुधीर। जस्ट गिव मी अ मिनट। मीशा, ये लेटर हमारे ब्रांच से मिस्टर थदानी के घर गया है। यस सर, मैंने परसों ही डिस्पैच किया था अपने रेगुलर कुरियर से। ये एड्रेस चेंज की रिक्वेस्ट कब आई? रिक्वेस्ट कब आई थी तो मुझे चेक करना होगा, लेकिन चेंज ऑफ एड्रेस का इंटीमेशन मुझे बैकएंड ऑफिस से मिला और मैंने सारे डिटेल्स मिस्टर थदानी के एड्रेस पर कुरियर कर दिए थे। अरे पर चेंज ऑफ एड्रेस की रिक्वेस्ट किसने दी थी? जिनका अकाउंट है उन्होंने? मिस्टर हरीश थदानी, मेरे फादर, वो तो गुजर चुके हैं और मैंने आपको कोई रिक्वेस्ट दी नहीं। मिस्टर संदीप, हम ये हमारे बैकएंड ऑफिस से चेक करेंगे। व्हाट इज दिस बैकएंड ऑपरेशन? ये क्या होता है और कहाँ पर है? माइंडस्पीक कंसल्टेंट चेन्नई। चेन्नई? आप टेंशन मत लीजिए, वील सॉर्ट दिस आउट। मीशा, मुझे मिस्टर थदानी के पूरे अकाउंट के डिटेल्स चाहिए। ही वाज अ वेरी एस्टीम्ड कस्टमर ऑफ आवर्स। ओके सर। सर, मिस्टर हरीश थदानी का अकाउंट 2 साल से डोरमेंट था, कोई ट्रांजैक्शन नहीं, और अकाउंट बैलेंस 80 लाख रुपीस था। दरअसल पापा की डेथ के बाद उनके बिजनेस को संभालने में मैं इतना बिजी हो गया कि आप तो जानते हैं मिस्टर सुधीर के इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस कितना वक्त लेता है। शायद इसी वजह से मैं उनके पर्सनल अकाउंट पर ध्यान नहीं दे सका। ये एड्रेस चेंज सिर्फ लास्ट वीक इफेक्टिव हुआ है? यस सर, 12/16 क्रिसेंट अपार्टमेंट, अडियार रोड, चेन्नई। एड्रेस चेंज होने के बाद 12 ट्रांजैक्शंस हुए हैं, टोटल 60 लाख विड्रॉ हुआ है। व्हाट आर यू सेइंग? हाउ इज दिस पॉसिबल? डेबिट कार्ड, चेकबुक, नेट बैंकिंग पासवर्ड, सारे डिटेल्स न्यू चेन्नई एड्रेस को सेंड कर दिए गए थे। हाँ, लेकिन आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? पापा का नॉमिनी सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और मेरी जानकारी के बगैर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है हमारे बैकएंड ऑफिस से बहुत बड़ी गलती हुई है। सर, दिस इज फ्रॉड। 60 लाख का फ्रॉड है सर, मेरे पापा की मेहनत की कमाई।
और आप इसे गलती कह रहे हैं? मिशा, माइंडस्पीक कंसल्टेंट्स के विजिलेंस डिपार्टमेंट को इमीडिएटली कांटेक्ट करवाओ। दिस इज रिडिकुलस। 2 साल से अनऑपरेटेड अकाउंट से 60 लाख रुपए चुराए गए, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। कैसे हुआ ये? अकाउंट होल्डर की जानकारी के बिना उसका एड्रेस चेंज करके मुंबई से चेन्नई कर दिया गया। यहां तक कि मुंबई के ब्रांच ऑफिस को भी इस बात की खबर नहीं थी। उसके बाद उस अकाउंट के चेकबुक्स और डेबिट कार्ड्स वगैरह इस नए एड्रेस पर मंगवाए गए और उस एड्रेस पर भेजे भी गए और फिर हुआ यह फ्रॉड। आखिरकार इतने बड़े फ्रॉड को किसी ने अंजाम कैसे दिया था? विद्या, मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? डॉल्बी एंड स्कूल के बैंक अकाउंट्स। एक मिनट रवि, तुम सोच क्या रहे हो? पहले मुझे बताओ, तुम मेरी मदद करोगी ना? पहले बताओ प्लान क्या है? जब मैं सीसी सॉफ्टवेयर में काम करता था तब हम एनबीसी के बैंक अकाउंट्स हैंडल करते थे। तब मैंने नोट किया कि इसमें से कई सारे बैंक अकाउंट सालों तक इनएक्टिव रहते हैं। ये फ्रॉड होगा। विद्या, सालों तक लाखों रुपए अनयूज पड़े रहते हैं और किसी को भनक तक नहीं पड़ेगी। और जब मेरे पैसे रिकवर हो जाएंगे हम उन अकाउंट्स में पैसे वापस डाल देंगे। देखो रवि, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन ये बहुत गलत है और मैं अपनी रेपुटेशन रिस्क पर नहीं डाल सकती। 20 साल की फ्रेंडशिप है हमारी। तुम्हें लगता है कभी मैं चाहूंगा कि तुम्हारा नाम उछले या तुम्हारी रेपुटेशन पर आ जाए? पर रवि, पकड़े जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो, तुम सिर्फ वो अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन मुझे ला के दो जो कई महीनों से या सालों से इनएक्टिव पड़े हैं। दैट्स इट। बाकी सारा मैं संभाल लूंगा विद्या। एंड आई रिपीट, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा नाम बीच में नहीं आएगा। रवि से मिलने गई थी? तुम अंदर से लॉक क्यों करते हो? तुम्हें पता है ना मेरे पास चाबियां हैं। रवि से मिलने गई थी मैं। अर्जेंटली मिलना था उसे, मुश्किल में फंस गया है वो। और मेरे फोन कॉल्स अटेंड करने का टाइम भी नहीं था तुम्हारे पास। लेती तो वही बात होती ना। रवि के साथ हो, क्या कर रही हो, कब तक आओगी? विद्या तुम क्या आनंद, हम एक दूसरे को 7 साल से जानते हैं, साथ में काम शुरू किया, प्यार किया, शादी की। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ आनंद। रवि सिर्फ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरे भाई जैसा है। विद्या, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम्हारा रवि के साथ कोई अफेयर चल रहा है, और ना ही ऐसा कभी सोचा है मैंने। विद्या, मैं तुम्हें सिर्फ वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो तुम समझ नहीं रही हो। रवि सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे है। तुमने आज तक उसे इतने सारे पैसे दिए हैं, लेकिन वो है कि उसने आज तक एक भी रुपया तुम्हें वापस नहीं किया। तुम मेरी पत्नी हो विद्या, प्यार करता हूँ तुमसे। क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि तुम्हें किसी तरह की प्रॉब्लम से बचाऊं? हर बार सोचता हूँ, कहता भी हूँ खुद से कि तुम्हें नहीं टोकूंगा। विद्या, मैं हमारे परिवार को बनने से पहले टूटते हुए नहीं देखना चाहता। बिलीव मी। टेंशन मत ले अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। तेरे चाचा जी से मैंने फोन पे अभी बात की, लेकिन वो अब भी कह रहे कि एक पैसा नहीं दूंगा। उस चोर को फोन ही क्यों किया अम्मा? भूल जाओ कि मेरे चाचा और आपके देवर कुछ नहीं हमारे लिए, मर गए वो। तुम्हारे अप्पा को जाने के पहले ही पैसों का सारा मामला निपटा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनका अपना भाई हमारे साथ ऐसा फ्रॉड करेगा। थोड़ा टाइम लग रहा है रवि। इस डॉल्बी एंड स्कूल बैंक के 1 लाख से भी ज्यादा अकाउंट्स हैं देश भर में। विद्या देखो, तुम कुछ अकाउंट डिटेल्स मुझे क्यों नहीं देती? मैं अपनी तरफ से लिस्ट बनाऊंगा ना। लिस्ट ऑफिस से बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है। विद्या, पेन ड्राइव पे लोड कर सकती हो। पेन ड्राइव ऑफिस के अंदर लाना अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है यहाँ। तुम माइंडस्पीक कंसल्टेंट की सीनियर एम्प्लॉय हो, तुम ऑफिस रात को जा सकती हो और पेन ड्राइव को कैसे अंदर ले जाना है, यू नो इट राइट? ठीक है, ट्राई करती हूँ। आई एम सॉरी विद्या, उस रात मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। वो रवि कैसा है? ठीक है। हाँ आनंद, बोलो। कहाँ हो तुम? ऑफिस जा रही थी। इस वक्त? हाँ, एक्चुअली काम का कुछ ज़्यादा ही ओवरलोड था,
कल सुबह तक ही काम खत्म करना था। लेकिन विद्या तुमने मुझे बताया तक नहीं। आनंद तुम सो रहे थे तो मैंने सोचा तुम्हें नींद से जगाना ठीक नहीं होगा। अच्छा सुनो, गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं। हाँ आनंद बोलो। रवि, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम हमेशा की तरह एक बार फिर बहुत बड़े कर्ज में डूब गए हो और इस बार इतना अंदर धंस चुके हो कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड विद्या भी तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकती। Am I right? एब्सोल्युटली राइट आनंद। अगर विद्या नहीं होती तो मैं अभी तक फिनिश हो गया होता। कहीं तुम विद्या के करियर को फिनिश करने पे तो नहीं तुले हुए हो? आनंद व्हाट डू यू मीन यार? रवि, पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि तुम विद्या को बहका रहे हो। तुम जरूर उससे कुछ ऐसा करवाने वाले हो जो बहुत गलत होगा। नहीं नहीं आनंद, ट्रस्ट मी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी इस बात का विश्वास करने का फुल ट्राई करूंगा। बाय। हाँ रवि, ट्रांसफर हो गया। डॉल्बी एंड स्कोल्ड बैंक की देश भर में सैकड़ों ब्रांचेस हैं, जिनमें हजारों ऐसे अकाउंट थे जो एक अरसे से डॉर्मेंट थे, यानी कि उनमें किसी भी तरह की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी। इन अकाउंट्स में पैसा ज्यों का त्यों पड़ा था कई सालों से। आखिरकार रवि ने एक ऐसा ही अकाउंट चुना, मिस्टर हरीश थडानी का अकाउंट। इस अकाउंट में 2 साल से कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी और इस अकाउंट का बैलेंस भी काफी बड़ा था। ये देख। हरीश थडानी? हाँ, मुंबई के फ्रूट बेंच का अकाउंट है। 2 सालों से एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। पूरे 80 लाख बैलेंस अकाउंट में बड़े सड़ रहे हैं। रवि, ये बहुत रिस्की होगा, कैसे होगा? क्या रिस्क होगा? 2 साल से पैसों पर मकड़ी का जाल बिछा हुआ है। क्रिमिनल है ऐसे पैसे पड़े रहना, किसी को पड़ी नहीं है, कोई मॉनिटर भी नहीं कर रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट, यू नो, द अकाउंट होल्डर मिस्टर हरीश थडानी हमेशा के लिए डॉर्मेंट हो गया है। आई मीन 2 साल पहले ऑफ। तुम्हें कैसे पता चला ये? हरीश जी की डेथ हो चुकी है। ओह गॉड, कब? जी 2 साल पहले। आई एम सो सॉरी मैडम। विद्या, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है, सब सेट है। लेकिन उस अकाउंट से पैसे तुम कैसे बाहर निकलवाओगे? नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, चेकबुक। हाँ, लेकिन ये सब तो मिस्टर थडानी की फैमिली के पास होगा ना, मतलब जो उसका नॉमिनी होगा। मिस्टर थडानी की नई फैमिली मैं हूँ। एक काम करो, इस अकाउंट होल्डर का एड्रेस चेंज करवा दो और नए एड्रेस पर डेबिट कार्ड और चेकबुक भिजवा दो। तो मैं फटाफट उस अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा और जैसे मेरा काम हो जाएगा हम वापस रीट्रांसफर कर देंगे। सिंपल। क्या सिंपल रवि? कैसे होगा? होगा विद्या, देखो, चेंज ऑफ एड्रेस का रिक्वेस्ट ब्रांच ऑफिस जाएगा, राइट? फिर ब्रांच सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा और एक आउटसोर्स एजेंसी वेरीफाई करेगी। फिर वो सारे पेपर्स तुम्हारे कंपनी यानी बैकएंड ऑफिस आएंगे। मतलब जो भी चेंजेस होने होंगे, मतलब यहाँ तुम्हारे माइंडस्पीक कंसल्टेंट के ऑफिस में होंगे और जो चेकबुक और डेबिट कार्ड है वो तुम ही डिस्पैच करोगे। लेकिन 2 साल पहले गुजरा हुआ आदमी हरीश थडानी चेंज ऑफ एड्रेस की रिक्वेजिशन कैसे भेजेगा? एक मिनट, ये देखो, ये उसके ई सिग्नेचर है। अब इसे कॉपी करना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना? मतलब फॉर्जरी? विद्या, इसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, मैं बस पैसों पे लगी दीमक को साफ कर रहा हूँ। और सुनो, इस सिग्नेचर को हम कॉपी करके वहाँ यूज़ करेंगे। लेकिन सारे पेपर्स पहले ब्रांच जाते हैं, फिर आउटसोर्स एजेंसी के पास जाते हैं, फिर वो पुरानी एड्रेस पर जाकर वेरीफाई किए जाते हैं। ये सारा प्रोसीजर स्किप कर दो, बात यहाँ तक जानी नहीं चाहिए। तुम सीधे अपने ऑफिस से एड्रेस चेंज कर देना और फिर अपने ऑफिस से नए एड्रेस पर चेकबुक और डेबिट कार्ड को डिस्पैच कर देना। वो जैसे मुझे मिलते हैं मैं उस अकाउंट से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा और मेरा काम हो जाएगा विद्या। लेकिन हरीश थडानी का अकाउंट मुंबई की ब्रांच में है और वो मेरे अंडर नहीं आता और मैं अपने कंप्यूटर से उसमें लॉगिन नहीं कर सकती। मुंबई ब्रांच का इंचार्ज कौन है? मेघना। तो पासवर्ड मांग लो इस मेघना से, अब कह दो कि तुम्हारा सर्वर डाउन है। कोई अपना पासवर्ड नहीं डिस्क्लोज करता, ये तुम भी जानते हो। तो दुनिया में कभी कोई हिम्मत करके ऐसे काम नहीं करता। मांगो उसे, मेघना तुम्हारी दोस्त है और तुम पर कौन शक कर सकता है?
तुम ऑफिस नहीं आ रही हो क्या? नहीं यार, छुट्टी ली है, कन्याकुमारी जा रही हूँ। एक्चुअली एक हेल्प चाहिए थी मेघना। हाँ बोलो। मेरा सर्वर डाउन है और कुछ अकाउंट्स अर्जेंटली प्रोसेस करने थे। क्या मैं तुम्हारा आईडी और पासवर्ड थोड़े टाइम के लिए यूज़ कर सकती हूँ प्लीज़? विद्या नो, आई मीन इट्स नॉट अलाउड राइट? आई नो, पर थोड़ा अर्जेंट है। कुछ प्रिविलेज्ड कस्टमर्स के अकाउंट्स हैं जो प्रोसेस करने थे और कल हेड ऑफिस भेजने थे जो अभी तक नहीं गए हैं। मैं किसी और से हेल्प मांग भी नहीं सकती और बॉस को बोल भी नहीं सकती कि काम नहीं हुआ है। आई नीड योर हेल्प मेघना, प्लीज़ 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 मेघना प्लीज़। अच्छा ओके ओके ओके, बस ये एक बार। हाँ, इसके बाद मैं अपना पासवर्ड चेंज कर लूँगी। टोटली, आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अच्छा ठीक है, मेरा आईडी नोट कर। इट्स PXC_NEG और पासवर्ड राघवन। हाँ रवि, वो नया एड्रेस 12/16 क्रिसेंट अपार्टमेंट्स, अडिया रोड, चेन्नई। 1 महीने के लिए ये फ्लैट मैंने किराए पे लिया है। चेंज ऑफ एड्रेस 2 दिन में इफेक्टिव हो जाएगा। नॉर्मली इतना टाइम लगता है। पर ये सिचुएशन तो नॉर्मल नहीं है ना। तुम मेघना के सिस्टम से लॉगिन करो और प्रोसेस जल्दी करवाओ। 12 घंटे में हो सकता है। तुम बैकएंड में हो, तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं करेगा विद्या। ओके। विद्या, तुमने मुझे मरने से बचाया। मेरी माँ की जिंदगी बचाई है तुमने। तुम्हारी ये हेल्प मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। मैं कभी किसी के लिए ऐसा नहीं करती और कभी नहीं करूंगी। डोंट वरी विद्या, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ट्रस्ट मी। रवि ने विद्या को मैनिपुलेट करके एक अद्भुत किस्म का बैंकिंग स्कैम किया था। उन्हें लगा था कि यह प्लान फुल प्रूफ है। ये दोनों खिलाड़ी इस खेल के सभी रूल्स जानते थे। वो सभी लूपहोल्स भी जानते थे जिनके बेसिस पे ये फ्रॉड किया गया था। लेकिन ये खिलाड़ी कुछ छोटे बेसिक रूल से वाकिफ नहीं थे कि जब भी एड्रेस चेंज किया जाता है तो बैंक कंफर्मेशन नोटिस नए और पुराने दोनों एड्रेसेस पर भेजता है। रवि और विद्या ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका फ्रॉड पकड़ में आएगा और वो दोनों पकड़े जाएंगे। मिशा, माइंडस्पीक कंसल्टेंट्स के विजिलेंस डिपार्टमेंट को इमीडिएटली कांटेक्ट करवाओ। लेकिन सर, जब कोई क्रॉस वेरिफिकेशन हुई ही नहीं तो फिर ये हुआ कैसे? हुआ है मिस्टर मेनन, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ बिना कोई वेरिफिकेशन के ये सब किया गया है। 60 लाख साफ किए गए हैं एक डॉर्मेंट अकाउंट से। ओह माय गॉड। मुझे ASAP उस सर्वर की डिटेल्स चाहिए जहाँ से ये चेंजेस इफेक्ट में लाए गए। ये एक बहुत ही सीरियस फ्रॉड है और जल्द से जल्द पकड़ में आ जाना चाहिए। बिल्कुल। सर, आप प्लीज़ मुझे एक फॉर्मल कंप्लेंट भेज दीजिए। अपना ईमेल चेक करो, भेज दिया है। मिस्टर संदीप, क्या कहूँ, सॉरी कहते हुए भी शर्म आती है। सर, आप लोगों को लगता होगा कि बैंक अकाउंट में 80 लाख रुपए हैं तो बहुत अमीर, बहुत बड़े आदमी होंगे। लेकिन मैं और सिर्फ मैं जानता हूं कि मेरे पापा ने किस तरह से खून पसीना बहाकर इस बिजनेस को खड़ा किया है। डोर टू डोर जाते थे इमिटेशन ज्वेलरी को बेचने के लिए, तब जाकर यूनिट खड़ी हुई है। कोई भी अकाउंट को, खास करके जिसमें इतना बैलेंस हो, कभी ऐसे डॉर्मेंट नहीं रखना चाहिए। टाइम टू टाइम उसमें ट्रांजैक्शंस कर लेनी चाहिए और अकाउंट चेक करते रहना चाहिए। अगर ये काम भी हम ही करेंगे तो फिर बैंक क्या काम करेगा? बैंक के पास पब्लिक का पैसा सिक्योर है कि नहीं है? और अगर नहीं है तो आपके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव दिन में 15 बार फोन क्यों नहीं करते हमें ईमेल क्यों नहीं भेजते कि सर आपका अकाउंट डॉर्मेंट है, ट्रांजैक्शन कीजिए प्लीज? क्योंकि जब बात आती है होम लोन की, कार लोन की, दूसरा अकाउंट खोलने की, तो आपके कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स हम पर चील की तरह झपट पड़ते हैं। तो फिर अब क्यों नहीं? पापा के जाने के बाद अगर आपने हमें बता दिया तो क्लोज कर देता अकाउंट, पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर देता मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं, बट बिलीव मी, दिस इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। ये क्रिमिनल एक्ट है सर। आपके पर्सनलाइज्ड बैंकिंग और ई बैंकिंग के एडवर्टाइजमेंट पर सवालिया निशान उठाता है। वो तो गनीमत है लेटर मेरे हाथ लग गया, वरना तो मुझे इस फ्रॉड के बारे में पता ही नहीं चलता, और शायद आपको भी नहीं। सर,
मिस्टर थडानी का एड्रेस चेंज रिक्वेस्ट जिस सर्वर से इफेक्टिव किया गया है उसका आईपी एड्रेस है 1.345.1.A.BRF.435। लॉगिन और आईडी किसका है? मेघना, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। क्यों? बोला ना चलो। लंच कर रही हूँ, बाद में आती हूँ। ऐसे भी क्या चलती है? चलती हो या फिर घसीट के ले चलूं? चलो। हुआ क्या? कुछ पता है? मुझे क्या पता क्या हुआ। मेघना, लॉगिन तुम्हारे आईडी और पासवर्ड के साथ हुआ, एड्रेस चेंज भी इसी आईडी से हुआ, पैसे ट्रांसफर भी तुम्हारे आईडी और पासवर्ड के साथ ही किया गया। सर आई स्वेयर सर, मैंने ये सब नहीं किया है सर। सच बोलो मेघना प्लीज, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सर मैं सच कह रही हूँ सर। सच निकलवाने का आईडी और पासवर्ड दोनों पुलिस के पास है, वो तुम्हारी जुबान खोलेंगे। What? विद्या, ये तुम क्या कह रही हो? कहा था ना मैंने, पकड़े जाएंगे। मेघना को पुलिस लेकर गई है, हमारी भारी। टेंशन मत लो, मैं जो कह रहा हूँ ना वो ध्यान से सुनो। टेंशन नहीं लो, पुलिस से क्या बोलूंगी मैं? वो लोग कभी भी मुझ तक पहुंच सकते हैं। विद्या, वो मेघना के आगे नहीं बढ़ेंगे, और वो जितना भी बोले कि उससे तुम्हें पासवर्ड फोन पे दिया तो तुम साफ मना कर देना। वो मेरी फ्रेंड है, इनोसेंट है, वो उसे जेल हो जाएगी। ठीक है, सब कुछ बता देना, फिर मुझे जेल हो जाएगी विद्या, और तुम्हें भी हो जाएगी। आनंद के बारे में सोचो, उस पर क्या बीतेगी? विद्या, उससे कंपनी से निकाल दिया जाएगा, हम तीनों बर्बाद हो जाएंगे। विद्या, इतना समझो कि मेघना का बैड लक है, बस। क्या हो गया? देखो विद्या, ऐसे टूटने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को संभालो प्लीज। और मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। देखो पुलिस तुम तक नहीं पहुंचेगी, आई अश्योर यू, भरोसा रखो, ठीक है? ओके, आई कॉल यू बैक, ओके? फ्रॉड किया है, मेघना ने फ्रॉड किया है, ऐसा ऑफिस में बोल रहे हैं। ध्यान काम में था तो सुना नहीं मैंने। विद्या, विद्या क्या हुआ? टेल मी विद्या, व्हाट हैपेंड? विद्या, गेम इज ओवर। मुरली सर, ये क्या कह रहे हैं आप? व्हाट गेम? सर, इस लेडी को अरेस्ट कीजिए, इसने हमारे एक कस्टमर के साथ फ्रॉड किया है, डॉल्बी एंड स्कोल्ड बैंक। ये कुछ बता नहीं रही है, लेकिन हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस है। सर प्लीज सर, आई एम नॉट। मेघना, वन लास्ट चांस, यहाँ पर बताओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, पुलिस स्टेशन में तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ये तुम जानते हो। सर आई हैव नॉट डन एनीथिंग सर, प्लीज सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, ये सब किस दिन हुआ है सर? 13 अगस्त। सर 13 से 18 अगस्त तक मैं लीव पर थी सर। सर आई वाज इन कन्याकुमारी। और सर 13 अगस्त को मुझे विद्या ने भी फोन किया था, वो मुझसे मेरा आईडी पासवर्ड मांग रही थी सर। मेरा सर्वर डाउन है और कुछ अकाउंट्स अर्जेंटली प्रोसेस करने थे। क्या मैं तुम्हारा आईडी और पासवर्ड थोड़े टाइम के लिए यूज़ कर सकती हूँ प्लीज़? मेघना, ये रियल लाइफ है, कोई बी ग्रेड फिल्म या टेलीविजन सीरियल नहीं कि तुम जो भी बकोगी हम लोग मान लेंगे। यू थिंक वी आर स्टूपिड? स्टूपिड तो मैं थी सर, वो मेरी सीनियर है, और उस दिन जब उसने मुझे फोन किया तो वो बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, उसने कहा कि उसका सर्वर डाउन है। सर शी इज राइट, 13 से 18 के बीच में मेघना छुट्टी पे थी। मुरली सर, मेघना को जाने दो, जो कुछ किया मैंने किया। विद्या, आई एम शॉक्ड ऑफ ऑल द पीपल, तुम, और वो भी इतने सालों के सर्विस के बाद। 60 लाख के लिए अपने पूरे लाइफ को खराब कर दिया तुमने। किस लिए किया ये सब? टेल मी। विद्या, क्या ये तुमने उस रवि के लिए किया? विद्या ने जैसे ही रवि को फ्रॉड पकड़े जाने की खबर दी, रवि गायब हो गया। पुलिस अब तक उसे पकड़ नहीं पाई है।
विद्या का पति आनंद अपनी पत्नी को जेल से बाहर निकलवाने की पूरी कोशिशें कर रहा है, लेकिन विद्या को अब तक बेल नहीं मिली। हर बार उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि इस जुर्म में उसका साथी अब तक फरार है। विद्या शौक में है कि रवि उसे इस तरह से फंसाकर पैसों के साथ भाग गया है। मेघना पर भी सख्त कार्रवाई की गई है अपना सर्वर लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी और के साथ शेयर करने के लिए। किसी भी कंपनी में ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। संदीप थडानी ने अपना पैसा रिकवर करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। वो इस केस में विद्या, रवि और मेघना के साथ साथ डॉल्बी एंड स्कोल्ड बैंक को भी अपना गुनहगार मानता है। फ्रॉड से लूटे गए 60 लाख रुपए अभी तक ट्रेस नहीं हुए हैं। जब एक अकाउंट एक अरसे तक इस्तेमाल नहीं होता तो उस अकाउंट को डोरमेंट यानी इनएक्टिव करार दिया जाता है। इनएक्टिविटी की ड्यूरेशन बैंक टू बैंक डिपेंड करती है। इस अकाउंट को फिर से ऑपरेशनल बनाने के लिए अकाउंट होल्डर को कई तरह के आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। वेरिफिकेशन के कई प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। आजकल के बैंकिंग सिस्टम में पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ज्यादातर ये काम आउटसोर्स किए जाते हैं। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि आपके और मेरे बैंक अकाउंट की अब कई चाबियां हैं और ये सभी चाबियां अलग अलग हाथों में हैं। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। गुब्बारा एक हद तक हवा बर्दाश्त कर सकता है, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि हवा एक हद तक गुब्बारे को बर्दाश्त कर सकती है। हम इंसानों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। कोई अगले को धकेलता है, सामने वाला मजबूरियों के दलदल में धंसा होने के बावजूद बंदा उसे धकेलता जाता है। अब जब पीड़ित जिल्लत की दीवार से बिल्कुल सट जाता है तो वो दस्तक होती है कि कुछ भयंकर होने वाला है। गुब्बारा फटने वाला है। किरण, चलो बेटा उठ जा, स्कूल नहीं जाना है। उठ जा बच्चा, जल्दी उठो। किरण जल्दी उठो, ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? मैथ्स का वर्कशीट कंप्लीट है तुम्हारा? हाँ मम्मी, वो तो कल रात को ही कंप्लीट कर दिया था। वेरी गुड। और सोशल साइंस? लेकिन वो वर्कशीट तो दी ही नहीं गई थी। दी नहीं गई? रवि, हाँ? इधर आना। क्या हुआ? है कुछ। सुप्रिया का कॉलेज सुबह 8 बजे शुरू होता है, इसलिए वो सुबह 6:30 बजे यहाँ आती है। मतलब सुबह की बैच में सिर्फ एक ही लड़की होती है और तुम दोनों 2 घंटे इस कमरे में बंद रहते हो? अनीता, ये क्या कह रही हो तुम? सुप्रिया स्टूडेंट है मेरी। स्टूडेंट होगी मगर बच्ची तो नहीं है ना। रवि, तुम मुझे सच सच बताओ कि ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। 25 स्टूडेंट्स है तुम्हारे, उनमें से सिर्फ एक ही लड़की है जिसका सुबह कॉलेज होता है और सिर्फ एक ही लड़की है जिसके लिए तुम्हें सुबह 6:30 बजे क्लासेस खोलने पड़ते हैं। अनीता, सुप्रिया एक बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। अभी उसके सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि उस बेचारी का मॉर्निंग कॉलेज होता है, इसमें उसकी क्या गलती है? और इतनी मेहनती लड़की। कितनी मेहनती है वो तुम ही जानते, मगर मुझे इतना दिखाई दे रहा है कि तुम उस पर जरा ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो।
नरेला, नई दिल्ली। रवि डिसूजा अपनी छोटी सी कोचिंग क्लास को चलाए रखने के लिए दिन रात हाथ पैर मार रहा था। ऊपर से उसकी पत्नी अनीता शक कर रही थी कि उसके अपनी एक स्टूडेंट सुप्रिया के साथ अवैध संबंध है। रवि जिंदगी के उस चौराहे पर खड़ा था जहां दबाव, तनाव, तंगी और जज्बात चारों मिलकर उसका गला घोट रहे थे। रवि आजादी चाहता था, खुलकर शांति से सांस लेना चाहता था, कहीं दूर, बहुत दूर। सुबह 6:45 को आपने ये देखा? जी मैं रवि के लिए चाय लेकर आई थी। इतनी सुबह सुबह क्लास शुरू करते हैं आपके हस्बैंड? जी वो घर से 6 बजे निकल जाते हैं। रोज? लगभग रोज। रवि की सेलफोन पर ट्राई किया आपने? उनका सेलफोन 4 दिन पहले ही पानी में गिर गया था, रिपेयर के लिए दिया है। उनका सेलफोन नंबर क्या है? 44455668। 36D, 3rd lane, नरेला मेन मार्केट, सेंट थॉमस इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। सर, फॉरेंसिक रास्ते में ही है। ये औरत अनीता, रवि डिसूजा की पत्नी, शॉक में है। थोड़ी देर रुककर इससे फिर बात करते हैं। अरुण, इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी से कहो कि इस जगह को सील कर दे, हमें यहाँ दोबारा आना होगा। सर। क्या हुआ मम्मा? पापा कहाँ है? पापा को क्या हुआ है मम्मा? पापा को कुछ नहीं हुआ बेटा, पापा जल्दी घर आ जाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता बेटा कहाँ चले गए। सर, टीचर रवि डिसूजा की वाइफ सच कह रही थी। 4 दिन में रवि डिसूजा के सेल से कोई कॉल नहीं हुआ है। कहा था अंजाम बुरा होगा। ये वार्निंग, ये संदेश, यही इशारा है। ये कोई आपसी दुश्मनी का केस हो सकता है? हो सकता है सर। सर, ये नेशनल पीपल्स बैंक की तरफ से आया लोन का नोटिस है जो मुझे क्लासरूम से मिला। रवि डिसूजा ने 1.5 लाख का लोन लिया था सर, जो चुका नहीं पा रहा था। बैंक से आया वो ये 15वां नोटिस है। रवि डिसूजा की पत्नी अनीता कुछ छुपा रही है हमसे। चलो।
मिसेस डिसूजा, कोई रैंसम का कॉल आया है अब तक? कहा था अंजाम बुरा होगा। ये कोई इशारा, कोई पहेली मालूम होती है। क्या मतलब हो सकता है इसका मिसेस डिसूजा? मुझे नहीं मालूम सर। क्या आपको ये मालूम है कि आपका पति कर्ज में डूबा था? नेशनल पीपल्स बैंक से 1.5 लाख का लोन था जो पिछले 6 महीने से चुकाया नहीं गया, और ये बैंक का 15वां नोटिस है। सर, रवि ने कोचिंग क्लासेस शुरू करने के लिए बैंक से लोन लिया था। क्लासेस अच्छी तरह से चल नहीं रहे थे सर। क्या कोई ऐसा था जो आपके पति को धमका रहा था अनीता जी? जी, रवि ने बैंक के अलावा कुछ दोस्तों से भी लोन लिया था। क्या रवि, आजकल तो फोन भी स्विच ऑफ करके रखना शुरू कर दिया? अरे नहीं सुरेश, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? वो एक्चुअली मेरा फोन ही खराब हो गया है, पानी में गिर गया था। जैसे मेरे पैसे पानी में चले गए। हाँ देख रवि, अब बहुत हो गया है, पानी सर के ऊपर से चला गया है। दे दे मेरे पैसे अब। रिटर्न कर दूंगा यार ऋषि, मैं कहीं भाग थोड़ा रहा हूँ। मुझे तेरी नहीं, मेरे पैसों की जरूरत है भाई। तू पैसे दे और फिर चाहे जहां मर्जी हो जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कसम से बोल रहा हूँ, अगर मुझे थोड़ा भी पता होता कि तेरा पैसे वापस करने का प्लान नहीं है तो मैं तुझे कभी पैसे नहीं देता। हद होती है यार रवि, मैंने तुम्हें लोन दिया और वो भी विदाउट इंटरेस्ट, और तुम उसे खैरात समझ बैठे। नहीं यार, मुझे बस थोड़ा सा और टाइम चाहिए। मजाक कर रहा है क्या? तू ऑलरेडी 2 साल लेट है रवि। मुझे मालूम है ना, लेकिन देख, गॉड प्रॉमिस, मैं तेरा पैसा जल्द से जल्द लौटा दूंगा। इस बार अगर तूने मेरा पैसा सच में नहीं लौटाया ना तो अंजाम बुरा होगा। सुरेश, ऋषि और नवीन और हैं? जी नहीं सर, यही तीनों। और कुछ ऐसा नहीं है जो कि हमें मालूम होना चाहिए लेकिन आप हमें बता नहीं रही? जी नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सर, ये रवि और अनीता, इन दोनों ने भागकर शादी की थी। दोनों के माँ बाप इस शादी के खिलाफ थे। ये करीब 7 साल से इसी इलाके में रह रहे हैं। माँ बाप कहाँ रहते हैं? सर, अनीता का मायका तो यहीं नरेला में है, रवि सहारनपुर से है। पर माँ बाप खिलाफ क्यों थे? सर, रवि धर्म से हिंदू था और अनीता क्रिश्चियन। रवि ने धर्म बदला तो उसके माँ बाप ने उसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, पर अनीता के माँ बाप को धर्म बदला वह रवि मंजूर था। रवि के इन तीनों लेनदार दोस्तों की डिटेल्स निकालो और उसकी सहारनपुर वाली फैमिली की भी। यस सर। शर्मा, एक बात तो पक्की है कि ये कोई नॉर्मल किडनैपिंग नहीं है जो फिरौती के लिए की जाती है। हो सकता है कि ये किडनैपिंग हो ही ना, मर्डर हो। किरण, बेटा खाना खाने चल। मम्मी, पापा के साथ किसने ऐसा किया है? पापा को किसने मारा तो नहीं? ऐसा नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। देखो, पुलिस अंकल पापा को ढूंढ रही है, जल्दी वापस आ जाएंगे। गॉड से प्रे करेंगे कि तुम्हारे पापा जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। ठीक है? सुप्रिया स्टूडेंट है मेरी। स्टूडेंट होगी मगर बच्ची तो नहीं है ना। रवि, तुम मुझे सच सच बताओ कि ये सब क्या हो रहा है? एक दिन बीत गया, लेकिन इस बात पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं थी कि रवि डिसूजा का अपहरण हुआ है या फिर हत्या। अभी तक फिरौती के लिए कोई फोन कॉल नहीं आया था। फोरेंसिक टीम को क्राइम सीन पर कुछ ऐसे सुराग मिल रहे थे जो काफी कंफ्यूजिंग थे। कोई ये कह नहीं पा रहा था कि आखिरकार जुर्म क्या था, साजिश क्या थी। वो कौन था जिसने क्लासरूम की दीवार पर लिख दिया था, कहा था अंजाम बुरा होगा।
सर 2 साल पहले रवि ने मुझसे 30,000 रुपये लिए थे और ये कहा था कि 2 हफ्ते में लौटा दूंगा, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं सर। सर 2.5 साल पहले ही took 25,000 फ्रॉम मी और अभी तक लौटा ही रहा है। सर 20,000 मुझसे लिए थे, 4 साल हो गए, एक पैसा तक वापस नहीं आया। अब आप ही बताइए सर, क्या इतनी छोटी सी रकम के लिए हम लोग इतना बड़ा क्राइम करेंगे? इतनी छोटी सी रकम के लिए तुम तीनों ने रवि को तरह तरह से धमकियां दी, इंसल्ट किया, तो किडनैप भी तो कर सकते थे। सर कैसे करेंगे, हम लोग कोई क्रिमिनल थोड़े ही हैं, बस बातों ही बातों में उसको डराते रहते थे ताकि वो हमारे पैसे दे दे। सर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो हमारा अच्छा दोस्त है, और आप तो जानते हैं कि दोस्तों में ऐसा होता रहता है, रियल में ऐसा कौन करेगा? सर सच तो यह है कि हम लोगों की सिर्फ इतनी गलती है कि हमने उसको पैसे उधार दिए और उससे वापस मांगे। अब कोई और हमारी आड़ में ये गेम खेल रहा है ताकि उसका कुछ फायदा हो और हम लोग फंस जाएं। रवि ने बैंक के अलावा कुछ दोस्तों से भी लोन लिया था। कहा था अंजाम बुरा होगा। तुम तीनों में से किसने कहा था ये? कौन था जो रवि डिसूजा को सबक सिखाना चाहता था? कैसा सबक सर? सबक तो हमें मिला है कि दोस्ती और पैसे को कभी मिक्स मत करो। सर कोचिंग क्लासेस के अभी भी 5 स्टूडेंट्स बाकी हैं। ले आओ, सबको लेके आओ। अजीब बात है सर, रवि डिसूजा की तो किसी से कोई खास दुश्मनी भी नहीं थी। उससे भी ज्यादा अजीब तो यह है कि उसकी सुबह की क्लास में कोई भी नहीं था सिवाय एक लड़की के, सुप्रिया। उससे मेरी बात हुई है सर, दिल्ली से बाहर है, कल तक वापस आ रही है। शर्मा, हम जितना बाहर ढूंढ रहे हैं उतना ही मुझे लगता जा रहा है कि ये अंदर का ही मामला है। सर रवि डिसूजा की फोटो मैंने सारे पुलिस स्टेशन में भेज दी है, मगर अब तक कोई फिरौती की मांग तो आई नहीं। शायद कुछ और। तुम्हें लगता है कि उसे मार डाला गया शर्मा? बेटा किरण, आपके पापा ने आपको कभी किसी टेंशन के बारे में कुछ बताया? नो अंकल। देखो बेटा, हमें डर है कि शायद आपके पापा के साथ कुछ बुरा हुआ है, और हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा होने के लिए पहले क्या हुआ होगा। हमें डाउट है कि आपकी मम्मी हमसे कुछ छुपा रही है, सच नहीं बता रही है। अनीता, सुप्रिया सिर्फ स्टूडेंट है मेरी, तुम ऐसे ही छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। सिर्फ वही क्यों? कोई और क्यों नहीं? सिर्फ वही एक अकेली है जो सुबह 6:30 बजे आ सकती है। वाह। देखो अनीता, पहले ही मेरे सर पे परेशानियां कम नहीं है, ऊपर से तुम मेरी मदद करने के बजाय किसी फालतू से अफेयर का शक कर रही हो। अब मुझे एक और सरदर्द नहीं चाहिए, प्लीज। मुझे भी सरदर्दी नहीं चाहिए, पर मुझे सब समझ में आ रहा है। सच्चाई छुपती नहीं है, सब दिखाई दे रहा है मुझे कि क्या हो रहा है। खाक समझ में आ रहा तुम्हें। अगर मुझे किसी लड़की से अफेयर करना होता तो मैं उसे मिलने के लिए अपनी कोचिंग क्लासेस में बुलाता, जहां तुम जब चाहे सीधा घुस सकती हो। जरा लॉजिक का तो सोचो यार। लॉजिक तो परफेक्ट है। तुम्हें लगा कि तुम मेरे नाक के नीचे अफेयर कर लोगे और मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। मुझे लगेगा कि स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता है और मैं नजरअंदाज कर दूंगी। तुम्हारे इस क्लासरूम की गंध को मैंने सूंघ लिया है। गंध मेरी क्लास में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग में घुस चुकी है, वो भी इस कदर कि वहां अब कुछ और नहीं घुस सकता। देखो अनीता, तुम्हें जो भी सोचना है तुम सोचो, लेकिन प्लीज मुझे बख्श दो। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, आपके पापा मम्मी के बीच जिस लड़की को लेकर झगड़ा हो रहा था उसका नाम सुप्रिया ही है ना?
और रवि सर के बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। मैं डिप्लोमा कर रही हूँ सर और आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो रवि सर से इंग्लिश ट्रेनिंग ले रही थी। पर सुबह 6:30 बजे क्लास होता था तुम्हारा, वो भी अकेली स्टूडेंट थी तुम क्लास में? सुबह डिप्लोमा कॉलेज का पहला लेक्चर 8 बजे होता है, दिन भर चलता है और शाम को घर का काम होता है। सो मैंने रवि सर से रिक्वेस्ट किया था कि क्या मैं 6:30 बजे आ सकती हूँ। उन्होंने कहा हाँ, और मैं आती थी सर, और कुछ नहीं होता था वहाँ पर। अनीता मैडम का शक बिल्कुल सच नहीं है सर। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया सर, और सर ने भी कभी कुछ गलत नहीं किया। और तुम रोज सुबह 6:30 बजे क्लास के लिए पहुंच जाती थी, लेकिन सिर्फ उस दिन सुबह तुम क्लास के लिए क्यों नहीं गई जिस दिन तुम्हारे रवि सर गायब हुए? सर क्योंकि उस सुबह मेरा क्लास ही नहीं था। मैंने एक दिन पहले ही रवि सर को बताया था कि मैं नहीं आ सकती। सर कल मेरा थोड़ा सा काम है, मैं सुबह नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं सुप्रिया, फिर हम लोग परसों मिलते हैं। थैंक यू सर। गुड डेज सर। डेज नहीं सुप्रिया, डे, गुड डे। ओह हाँ, गुड डे सर। सुप्रिया, तुम्हारे रवि और अनीता के अलावा ऐसा कोई है जिसे ये बात मालूम हो कि तुम उस दिन सुबह क्लास के लिए नहीं जाने वाली थी? मैं किसी और को क्यों बताती सर? सुप्रिया, तुम्हें क्या ऐसा डाउट होता है कि रवि की पत्नी अनीता को तुम दोनों के अफेयर का शक इस तरह से खाए जा रहा था कि शायद उसने खुद ही रवि को? सॉरी सर, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। मुझे रवि सर के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं मालूम। एक और बार कहती हूँ सर, मेरे और रवि सर के बीच कभी कुछ नहीं था और ना कुछ है। 2 दिन बीत गए थे लेकिन रवि डिसूजा की कोई खबर नहीं थी। पुलिस पूरी तरह से बौखला गई थी। यह अपहरण था या फिर मर्डर, या फिर इस कहानी में कोई तीसरा एंगल था। जब से उसने हमारा धर्म छोड़ा था, हमारे लिए जैसे वो रहा ही नहीं। सारे नाते तोड़ लिए थे हमने उससे। जब वो यहाँ रहता था तब किसी से कोई दुश्मनी जो कि अब निकाली गई हो? मुझे नहीं पता। वो मेरा वो लड़का रवि किसी मुसीबत में फंस गया होगा साहब। वैसे वो बहुत अच्छा इंसान है। समाज के सामने हमने भले ही उससे सारे नाते तोड़ लिए हों, पर खून है वो मेरा, और है तो है। मैं अपने खून को अच्छी तरह से जानता हूं। आज तक उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पूरी जिंदगी में एक थप्पड़ तक नहीं मारा उसने किसी को। बहुत मेहनती था वो, तगड़ा दिमाग था उसके पास। तीनों भाइयों में सबसे अच्छा पढ़ता था, होशियार भी था। कितने अरमान। पहली बार ऐसा केस देख रहा हूँ शर्मा। ये भी पता नहीं लग पा रहा है कि ये किडनैपिंग का केस है या मर्डर का, और ना ही ऐसा कोई सुराग हाथ लग रहा है जो जुर्म के कारण की तरफ इशारा करता है। और सर, गायब होने के ठीक 4 दिन पहले से रवि ने ना तो किसी को कोई कॉल किया और ना ही कोई कॉल रिसीव किया। सर ये बात मुझे थोड़ी सी खटक रही है। इन 4 दिनों में किसी ने उससे कोई कम्युनिकेशन करने की कोशिश नहीं की। सर आज के ज़माने में ऐसा जो भी कम्युनिकेशन हुई वो उसके साथ ही चली गई। शर्मा, ये भी साजिश का ही एक हिस्सा। हेलो इंस्पेक्टर नागर, मजा है यार। कोचिंग क्लासेस के क्राइम सीन को लेकर कुछ ज़रूरी फाइंडिंग्स मिली हैं, आपके साथ डिस्कस करनी है। जी मुझे 2 घंटे दीजिए, मैं भी आपके लैब पहुंचता हूँ। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। ज़मीन से खून के निशानों को साफ किया गया है, सबूत मिटाने की कोशिश हुई है। जो खून ज़मीन पर स्प्रेड आउट हुआ लग रहा है वो दरअसल लाश घसीटने की वजह से नहीं, पोछा मारने से हुआ। तो आपका मतलब है कि कोई पहले बॉडी को कोचिंग सेंटर के बाहर लेकर गया और फिर लौट कर क्राइम सीन से सारे सबूतों को मिटा गया? यस, पॉसिबिलिटी है। सर ये देखिए, जिस तरह से ब्लड के मार्क्स स्प्रेड हुए हैं, ये मर्डर के वक्त तो हो ही नहीं सकता। सर मैं क्राइम सीन पे दोबारा से गया था, और सर ये खून का ट्रेल ऐसा लगता है कि जानबूझकर कोई हमारे लिए छोड़ के गया है। शायद कोई संदेशा या इशारा। इंस्पेक्टर, हमें शक है ये एक नेचुरल क्राइम सीन नहीं है कि कुछ हुआ और बस हमें सुराग मिल गया। यहाँ कुछ चीजें प्लांट की गई है, ये एक प्लान है महज वारदात नहीं। ये तो मुझे भी काफी समय से लग रहा था मुझे। क्राइम सीन नेचुरल नहीं था, उसे जानबूझकर बनाया गया था। एक रंग, एक दिशा दी गई थी।
ये एक बहुत बड़ी खबर थी जो फोरेंसिक टीम ने पुलिस को दी। पुलिस का शक अब यकीन में बदल गया था कि ये जुर्म एक सोची समझी साजिश थी। क्या थी ये साजिश? कौन था इसके पीछे? मम्मा, पापा के बारे में अभी तक कुछ पता क्यों नहीं चला? ऐसा क्यों मम्मी? मुझे नहीं पता बेटा। बोलो ना मम्मी, पापा को क्या हुआ? कैसा था आज का दिन? ठीक था यार। चार दिन बिना किसी भी तरह की कम्युनिकेशन के, और वो भी इतने बड़े शहर में। बहुत मुश्किल है संभाल लेना। हो सकता है रवि डिसूजा का फोन रिपेयर हो गया हो, मगर उसने अपनी वाइफ से छुपाया हो। क्यों छुपाया हो? ताकि वो उसे कॉल ना कर सके। उनके बीच झगड़ा भी चल रहा था सर, उस लड़की सुप्रिया को लेकर। और सर, फोन रिकॉर्ड्स में भी 4 दिन के किसी भी इनकमिंग आउटगोइंग कॉल का जिक्र नहीं है। शर्मा, इस फोन का हमारे हाथ लगना बेहद जरूरी है। रवि ने फोन कहाँ दिया था रिपेयर के लिए? मुझे नहीं पता दुकान का नाम सर, बस इतना पता है कि रवि ने अपना फ़ोन हमारे एरिया के किसी मोबाइल रिपेयर शॉप में दिया है। हाँ जी सर, बिल्कुल जानता हूँ, ये रवि सर है। हमारी दुकान में इन्होंने मोबाइल रिपेयर कराया था। दिखाइए। हाँ जी सर, बिल्कुल। देखिए सर, 4 सितंबर को फ़ोन ठीक कराने के लिए देके गए थे और 8 सितंबर को फ़ोन बनकर रेडी था और शाम को वो ले गए। हाँ जी, आओ जी। ये लीजिए। हाँ जी सर। हेलो जी, हेलो, फ़ोन रेडी है। आठ सितंबर की शाम को रवि अपना फोन ले गया था, पक्का? जी सर, पक्का है। देखिए, एंट्री है। लेकिन उससे अपना फोन तो स्विच ऑन किया ही नहीं, सिम कार्ड डाला ही नहीं। आपके सामने सिम कार्ड डाला था? दरअसल उन्होंने सिम कार्ड नहीं डाला था, मैंने खुद डाल के दिया था। सर, 8 सितंबर की शाम को रवि अपना फोन यहाँ से लेकर गया और 9 सितंबर को रवि के कोचिंग क्लासेस में ये सब होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि उन्होंने खुद सिम कार्ड फोन में डाला था, लेकिन रवि ने अपना फोन कभी स्विच ऑन किया ही नहीं। काफी अजीब है। और एक बात है सर, अगर फोन में सिम कार्ड डाला गया तो मुझे सेलफोन लोकेशन मिलनी चाहिए था रिकॉर्ड्स में। देखिए, दोबारा याद कीजिए, आपने सिम कार्ड फोन में ढंग से डाला था? बिल्कुल याद है सर। दरअसल रवि सर का फ़ोन पानी में गिरने के बाद बंद पड़ गया था, तो मैंने उनको बोला कि आपके सेल की बैटरी गई काम से और सिम भी। सर, ये सिम तो पूरी तरह से ख़राब होगा। मैं तो कहता हूँ कि गैलरी में जाके आप नया सिम ले लीजिए, आपका यही नंबर चालू हो जाएगा, लेकिन थोड़ा उसमें वक्त लग जाएगा। नहीं, मुझे तो जल्दी स्टार्ट करना है। इसको तो स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप एक काम करो, नया कनेक्शन ले लो। ठीक है। अच्छा, मुझे आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लेकिन आपको प्रीपेड चाहिए कि पोस्टपेड चाहिए? अगर पोस्टपेड चाहिए तो उसमें ज़रा ज़्यादा वक्त लग जाएगा। नहीं, मुझे प्रीपेड ही दे दीजिए। नया नंबर? जी सर। क्या है नंबर? ये दिखाता हूँ। सर, रवि डिसूजा का नया नंबर 44467675। 8 सितंबर की शाम को इसे स्विच ऑन किया गया था। सर, पहला कॉल इस 444568 पर हुआ था। कहाँ का नंबर है ये? देहरादून। ट्रिपल 44568688 किसका नंबर है ये? सर, ये किसी मनोज दिवेचा का नंबर है। हेलो मनोज, रवि बोल रहा हूँ यार। हाँ रवि बोल।
सब खैरियत? मनोज दिवेचा, 12/17 क्लॉक टावर, देहरादून। कोई कुछ बोलेगा नहीं, हम सीधा वहां जाएंगे और डायरेक्ट पता लगाएंगे। यार अनीता और किरण को भी साथ ले आता। हाँ यार, लाना चाहिए था। लेकिन तू जब यहाँ पर है तो तेरी कोचिंग का क्या? लंबी छुट्टी? हाँ, सोच रहा हूँ यार अब परमानेंट छुट्टी करता हूँ। ये तू क्या बोल रहा है रवि? हाँ यार, अब तुझसे क्या छिपाना, क्लासेस तो जैसे बंद करने की नौबत आ गई है। फीस बढ़ाओ तो स्टूडेंट्स ही नहीं आते, और मौजूदा फीस और स्टूडेंट्स में तो कुछ बचता ही नहीं है यार। रवि, अगर नए टीचर्स रखे तो? यार आजकल हर टीचर अपना खुद का क्लास खोलना चाहता है। अगर नया टीचर रखूंगा तो उसे मोटी सैलरी देनी पड़ेगी। अब मेरी जेब तो जब देखो तब खाली ही है यार। सॉरी यार, पर मुझे अंदाजा ही नहीं था। बुरे दिन चल रहे हैं यार, और ऊपर से कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। मनोज देवेचा। हाँ जी, आप लोग कौन? दिल्ली पुलिस। रवि डिसूजा का है? रवि डिसूजा यही है, लेकिन बात क्या है सर? असली दुनिया में पुनः स्वागत है डिसूजा साहब। रवि, ये सब क्या है यार? सर, आप प्लीज मुझे बताइए आखिर बात क्या है? रवि, मानना पड़ेगा कि तुमने गेम तो बहुत बढ़िया खेला, मगर अब गेम खत्म हो गया है और मैन ऑफ द मैच देने की बारी आ गई है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस 8 सितंबर को रवि का फोन आया था, इसने बोला मैं आ रहा हूं। मैंने बोला ठीक है, आ जा। यार मनोज, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, देहरादून। बढ़िया रवि, तू आ जा। बड़े अरसे से मिले भी नहीं है यार। पर ये अचानक तेरा ट्रिप कैसे बना? बस यार कुछ काम है, और कुछ और भी है, आकर बताऊंगा तुझे। ठीक है यार, तू आ जा। अनीता और किरण भी आ रहे हैं ना? नहीं यार, अकेला ही आ रहा हूँ मैं। ये अकेला आ रहा था, मगर आने से पहले एक जबरदस्त प्लान बनाकर आ रहा था। अब उस प्लान में ये अकेला था या फिर इसकी बीवी और बच्चा भी शामिल था, यह अभी पता चल जाएगा। कहाँ थे तुम रवि? क्या हुआ कोचिंग क्लास में? रवि, सर, अनीता को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी किया, उसके लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं। कहा था अंजाम बुरा होगा। ये संदेशा किस लिए और किसके लिए छोड़ा था तुमने रवि? रवि,
रवि क्यों किया था तुमने ऐसा? रवि क्यों किया? थक गया था अनीता, बहुत ज्यादा थक गया था। सब कुछ कोशिश करके देख चुका था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। बैंक का इतना सारा कर्जा, क्लासेस चलाने की परेशानियां, हर दिन एक नई मुसीबत थी। कभी बैंक से नोटिस आ जाता था, तो कभी दोस्त आ जाते थे अपना पैसा वापस मांगने के लिए। फिर शर्मिंदगी, अपने ही दोस्तों से बार बार झूठ बोलना, उन लोगों के ताने, बस अब और सहन नहीं हो रहा था मुझसे। और इस सब के ऊपर अनीता, तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना के रख दी थी। सुप्रिया के साथ अफेयर की बात को लेकर जीना हराम कर दिया था तुमने मेरा। सर, मैंने अनीता को कितनी बार समझाया कि सुप्रिया सिर्फ स्टूडेंट है मेरी, उसके साथ कोई अफेयर नहीं है मेरा, लेकिन ये बार बार चोंच मारती रही हर रोज, दिन रात, सुबह शाम, अफेयर अफेयर अफेयर। सर, मैं अपनी पत्नी अनीता और बेटे किरण के लिए सिर्फ एक अच्छी जिंदगी चाहता था। मैं चाहता था कि मैं एक अच्छा टीचर साबित हो जाऊं। बेशक मेरे स्टूडेंट्स मुझे कम फीस दें, लेकिन उन्हें मेरी हेल्प से अच्छे मार्क्स आए। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस भी था कि मैं ऐसा कर सकता हूं। मैं अगर फीस बढ़ा दूं तो मेरे स्टूडेंट्स चले जाते, और मौजूदा फीस में तो गुजारा करना भी मुश्किल था। कर्ज ने मेरी कमर तोड़ के रख दी थी सर, लेकिन अनीता के सुप्रिया के साथ अफेयर वाले तानों ने मुझे अंदर तक तोड़ के रख दिया। मैं तो सुसाइड करना चाहता था, लेकिन हिम्मत ही नहीं। जब भी कोशिश की, मेरे बेटे किरण का चेहरा हर बार मेरे सामने आ गया। उसे अकेला छोड़कर कैसे चला जाता। मैंने अनीता को समझाने की बहुत कोशिश की कि सुप्रिया के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं है, स्टॉप दिस टॉर्चर प्लीज। बस इसीलिए मैं ये बचकाना सा स्टूपिड सा प्लान बना बैठा। आई एम गिल्टी फॉर दिस इंस्पेक्टर, आई एम वेरी सॉरी। रवि डिसूजा ऐसा कोई नहीं जिस पर टेंशन नहीं, दबाव नहीं। मैं समझता हूं कि तुम पर कई सारे प्रेशर एक साथ आए, लेकिन इस तरह का गैरकानूनी कदम उठाना किसी भी एंगल से सही नहीं है, ना तुम्हारे लिए, ना तुम्हारी फैमिली के लिए, और ऑब्वियसली समाज के लिए। रवि डिसूजा को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मैजिस्ट्रेट ने उसे स्टेट मशीनरी को इस कदर गुमराह करने के लिए सख्ती से डांटा, लेकिन उसे छोड़ भी दिया। आखिरकार रवि ने किसी की जान माल को नुकसान तो नहीं पहुंचाया था। रवि अपनी पत्नी तक एक संदेश पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल गलत था। यह कदम ना सिर्फ निंदनीय है, बल्कि खतरनाक भी। रवि के अपने कारण रहे होंगे डिस्टर्ब होने के, मेंटली टॉर्चर फील करने के, लेकिन इस तरह से अपनी बात सामने रखना, यह एक दस्तक है, मजबूत दस्तक है कि सामने वाले का मानसिक संतुलन खो गया है। हर शादी उतार चढ़ाव देखती है, लेकिन एक दूसरे के साथ संतुलित दिमाग से कम्युनिकेट करना एक रिश्ते में अनिवार्य होता है। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। इसकी वजह से ये बेहद जरूरी है कि हर जोड़े का एक सपोर्ट सिस्टम हो। परिवार का कोई बुजुर्ग, अच्छे दोस्त या फिर रिश्तेदार, ये सभी एक शादी को संभालने में मदद कर सकते हैं। इस केस में रवि ये पूरा ड्रामा करके अपने दोस्त मनोज के यहाँ जाकर छुप गया। अगर उसने पहले से ये सारी बात अपने दोस्त मनोज को बताई होती तो शायद वो उसकी मदद कर पाता। अगर किसी जोड़े के पास ऐसा कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं है तो प्रोफेशनल मैरिज काउंसलर हर शहर और कस्बे में मौजूद है। आज के दौर के शहरी जीवन में मेंटल इलनेस हर घर की सच्चाई है, और इस पर पर्दा डालने से किसी का भला नहीं हुआ है। और एक आखिरी मुद्दा, कर्ज, लोन्स। एक बार फिर एक कॉमन समस्या जो हर कोई कभी ना कभी फेस करता है। आर्थिक मुश्किलात का पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन संतुलन खोने से कर्ज अपने आप तो कम नहीं हो जाएगा ना। जरूरत है कि कर्ज में धंसने की शुरुआत में ही हम एक रियलिटी चेक करें कि क्या ये बिजनेस या प्रोफेशन वाकई मेरे लिए सही है, क्या कोई विकल्प नहीं है। जिंदगी के रास्ते में फूल किसी को नहीं मिलते, हाँ कांटे किसी को कम,
तो किसी को ज्यादा मिलते हैं। इन कांटों से कब जूझना है, कब समझौता करना है, ये हम सब के लिए चैलेंज है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।